अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 9th क्लास की जो लेक्चर सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ उसका पार्ट 4 है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या हैं, यानी कोई भी चीज़ जो एक काम कर रही है उनका ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तरतीब क्या है। हमारे जो जानदार बनते हैं उनकी क्या तरतीब है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ। पहली बात है फिनोमेना का पता होना चाहिए। फिनोमेना हम आम तौर पर किसी फैक्ट को कह सकते हैं, ठीक है, या एक वाक़या, कोई चीज़ वाक़या हो जाना, इसको फिनोमेना कहते हैं। कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई। बायोलॉजिस्ट स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स एज़ फॉलोज़। जो भी हम बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, उन्होंने कैसे इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल। तो सब एटॉमिक लेवल को आपको पता होना चाहिए। सब का हमेशा मतलब होता है छोटा, एटॉमिक एटम से छोटा। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, जो होता है सब इंस्पेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्टर से छोटा होता है। इसी तरह हम सब एटॉमिक के बारे में बात करेंगे। एंड एटॉमिक लेवल, इस नंबर 1 में हम सब एटॉमिक और एटॉमिक के बारे में, यानी एटम से छोटा और एटम के लेवल तक हम बात करेंगे। ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए। मुझे पता है आपको पता होगा, क्योंकि आप जो हैं 8th में आप एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सेम एक जो मैटर है, अगर वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिल के बना है तो वो एलिमेंट होता है, और उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। वो सिमिलर एटम से मिल के बन रहा होता है। ईच एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। आगे उसने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। एटम, अब एटम का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है नॉट। जैसे ए बायोटिक हम पढ़ते हैं, कोई चीज़ ए बायोटिक है मतलब इसमें जान नहीं है। ए का मतलब नहीं है, बायोटिक जिसमें जान है। और टर्म का मतलब होता है कटिंग, ठीक है। जैसे अनोटमी हमने पढ़ा था, उसमें भी जो टर्म आ रहा होता है अनोटमी में, ब्रांचेस में पढ़ा था, वो भी कटिंग के तौर पे आ रहा होता है, ठीक हो गया। द एटम्स आर पर्टिकुलरली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो कहता है जो एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, यानी एटम भी अपने से छोटे ज़र्रों से मिलके बना है। आप इस चीज़ को ये कह सकते हैं। समझ आ गई। सबसे पहले उसने कहा है कि जितने भी मैटर हैं वो एलिमेंट से बने होते हैं। एलिमेंट के अंदर सेम किस्म के एटम होते हैं, एक किस्म के एटम होते हैं, और एटम जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट इधर उसने कहा द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमारे पास और भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो वजूद में आ गए हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिनो आ गया है। लेकिन फर्दर आपको इस स्टेज पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, उसके बारे में इसने टेबल दे दिया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ऑफ द एटम, वाइल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन शेल जिसे हम कहेंगे, अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइन द मैनर ऑफ द विच एटम रिएक्ट विद ईच अदर। अब वो उसके कहने का मकसद है कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है एटम की, ठीक है, ये हम एटम बना रहे हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर शेल में होगा, ठीक है, यहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा होगा। और एक एटम दूसरे एटम से कोई भी अपना ताल्लुक़ रखता है तो वो इलेक्ट्रॉन की बेस पर रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और एटम आएगा तो उसका भी इधर इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपस में रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जो भी होगा वो इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा होगा। इस टेबल का ये मतलब था। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं। आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट दैट ऑकर इन नेचर, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं इस वक्त, उसमें से 16 जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो का मतलब लाइफ, और एलिमेंट्स जो ज़िंदगी, जो हमारी जिस्म को बना रहे हैं, जानदारों को बना रहे हैं, वो 16 हैं। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 16 के 16 जानदार का जिस्म बनाने में हमारी मदद करते हैं या उसका हिस्सा होते हैं। आउट ऑफ दीज बाय एलिमेंट्स ओनली 6, इनमें से 6 सबसे ज़रूरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। 99% क्योंकि वो बॉडी का मास बना रहे हैं। इनमें क्या क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, कैल्शियम आता है और फॉस्फोरस आता है।
और अदर दूसरे 10 जो हैं वो हमारे जिस्म का तकरीबन 1% हिस्सा बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा होता है, जिसमें हमारे पास केफ और पोटाशियम आ रहा होता है, सल्फ़र आ रहा होता है, क्लोरीन आ रहा होता है, सोडियम आ रहा होता है, मैग्नीशियम आ रहा होता है, फीरस को कहते हैं, इसको आयरन भी कहते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं इनका भी पता चल जाएगा। कॉपर आ रहा होता है, मैग्नीज़ आ रहा होता है, जिंक आ रहा होता है और आयोडीन आ रहा होता है। ठीक है, इन सारे चीज़ों के अपने अपने फंक्शन हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ओ जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का अपना अपना फंक्शन है। कार्बन बेसिक यूनिट होता है, हाइड्रोजन वाटर में होता है, ऑक्सीजन भी वाटर में होता है, ऑक्सीजन हम गैस में ले रहे होते हैं, नाइट्रोजन बेसिकली अमाइनो एसिड में होता है, कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, फास्फोरस भी बोन में होता है, पोटाशियम हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह सल्फ़र जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों का जो मेडिसिन होती हैं उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन आ गया हमारे पास, सोडियम आ गया। ये सोडियम और क्लोरीन जो नमक हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, उसका हो गया। मैग्नीशियम दूध में प्रेजेंट होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये सारे आयोडीन जो होता है हमारा, जो हमारे गदूदें होती हैं, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे होता है। तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, बाकी मैं आपको एक ब्रीफ तौर पे आपको बता दिया। अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आप बस सैम्बल ही याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट ऑकर in isolated forms, rather they combine through ionic और covalent bonding। वो कहते हैं जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं पाए जाते कि एक एलिमेंट ही पड़ा होगा तो वो कोई इस चीज़ के अंदर जानदार वो बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बल्कि एक एटम दूसरे एटम के साथ बाइंड करेगा और मॉलिक्यूल बना देगा। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन उसने सिंपली बताई है, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का हिस्सा होता है जिसमें कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। जो आयन्स आपस में मिल रहे होते हैं, जैसे सोडियम एक आयन होता है और क्लोराइड एक आयन होता है, ये दोनों आपस में मिलके NaCl बना देते हैं, जिसको हम नमक कहते हैं, जो घर में इस्तेमाल होता है NaCl होता है वो। या कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग की मिसाल H2 है सिंपल, वो कोवलेंट बॉन्ड है जो वाटर होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो इस स्टेबल मॉलिक्यूल को दो एटम आपस में मिले और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है। स्टेबल का मतलब होता है जो मतलब ये दोनों अब आपस में मिल चुके हैं, मिल के एक हिस्सा बन चुके हैं। अब ये अलहदा नहीं हो सकते, बड़ी मुश्किल से अलहदा होंगे जब इन्हें हम एनर्जी देंगे या इस तरह का, तो तभी ये सेपरेट होंगे। तो इन चीज़ों को इनको हम स्टेबल मॉलिक्यूल कह देते हैं। आगे वो कहता है एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिल के बनता है, ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप, मुख्तलिफ इकसाम के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल आर बिल्डिंग मटीरियल and are themselves constructed in great variety and complexity due to the specific bonding arrangements। वो कहता है ये जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में एक वैरायटी के साथ और एक साख्त के साथ एक मखसूस अरेंजमेंट में मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आगे वो कहता है बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले ही बताया था मैक्रो और माइक्रो का क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो जो होता है वो छोटे के लिए होता है मॉलिक्यूल, जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे, और मैक्रो जो होता है वो बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। ठीक हो गया। अब फर्दर पढ़ते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर द लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनके मॉलिक्यूल का वेट कम होगा, वेट वज़न को कहते हैं वैसे, तो वो उनको हम कहेंगे ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। जिसकी मिसाल हमारे पास ग्लूकोज है या वाटर है। ठीक हो गया। ग्लूकोज आपको पता है जो हमारे पास शुगर होती है ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, और वाटर H2O आपको पता है ये वाटर, ये माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपने ज़रूर याद करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मैक्रो का मतलब भी बड़ा होता है मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे आर द हायर मॉलिक्यूलर हैविंग द हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। तो इनका वेट जो होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। ठीक है, जैसे कि स्टार्च, बेसिकली जब ग्लूकोज आपस में बंडल में ढेर सारे ग्लूकोज हमारे पास मिलते जाएंगे, बनते जाएंगे ढेर सारे ग्लूकोज, तो वो स्टार्च बन जाएगी। ग्लूकोज असल में जो स्टार्च होती है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलके बनी होती है, और जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं ये वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, एक ब्रांच होता है ग्लूकोज और एक अनब्रांच होता है। ये चीज़ें आपको जो है ना बेसिक आपको बस मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है एक चीज़ों में, छोटी चीज़ों में अंदर तक जाने का, तो मैं वो
आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। बाकी आगे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बन जाते हैं। और लिपिड्स का आपको पता है, लिपिड जो फैट्स होती हैं, चिकनाई वाली चीज़ें, वो हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास हम कहेंगे ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स, इनको कहते हैं टैग्स बेसिकली। तो ये जो होते हैं आपस में मिलते जाते हैं और हमारे पास फ़ैट और ये लिपिड्स बन जाते हैं। वैसे आपको इतनी गहरी चीज़ों में नहीं जाने की ज़रूरत, बस आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि स्टार्च ग्लूकोज से मिलके बनता है, अमाइनो एसिड होता है, और ये लिपिड फैट चिकनाई को कहते हैं। बस इतना पता हो। आगे हम आ जाते हैं ऑर्गेनेली पे। A biomolecule assemble in a particular way and form organelles. The organelles are actual subcellular structure in the cell. अच्छा, वो कहते हैं, अब मैंने आपको बताया था सब का मतलब होता है छोटा, जो सेल से छोटा होगा उसको हम सब सेलुलर कह देंगे। यानी सेल से छोटी जो होती है वो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती है। ढेर सारे बायोमोलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक ऑर्गेनेली को क़याम में ले आते हैं, जिनकी मिसाल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये हमारे पास राइबोसोम, ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज़ हैं। अच्छा, वैसे राइबोसोम को हम पर्टिकुलरली जो है कोई किसी किताब में लिखा है कि ये ऑर्गेनेली है, किसी में लिखा है नहीं है, ठीक है। तो ये एमडी कैट जो आप एमबीबीएस में जाने के लिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये जो है कन्फ्यूजन है। कोई कहता है राइबोसोम ऑर्गेनेली है, कोई कहता है नहीं है। तो फॉर माई सेल्फ मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये प्रोटीन बना रही है, ठीक है। अच्छा, द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इसको अब मैंने बता दिया कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनेली। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक एक उसका मखसूस फंक्शन होता है, एक वो मखसूस काम करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी बनाएगी, राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बना रही होंगी, क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो हमारे पास प्रोटीन को पैक कर रहा होगा, जो सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है। अच्छा, इस तरह के उनके फंक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम सेलुलर रिस्पायरेशन है, यानी उसका काम है एटीपी बनाना। सेल की जो हमारे पास करेंसी होती है उसको कहते हैं एटीपी। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। सारी की सारी जो भी पावर लेनी होती है, जैसे घर में बिजली ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसी तरह जो हमारा जो बिजली का स्टेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का, ओके। उसके बाद वो कहता है राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, बनाना। राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन बना रही होती हैं। इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल इज़ अकम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इसी तरह जो सेल हमारे पास पूरा बनता है वो उसका जो फंक्शन होता है वो ये सारी ऑर्गेनेलीज मिलके एक काम कर रही होती है। कोई हमें एनर्जी दे रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई प्रोटीन को पैक कर रहा है, कोई हमारे पास कुछ और काम कर रहा है, लाइक गोल्जी अपरेटस आप समझ लें, तो वो हमारे पास डिफरेंट किस्म की सिक्रीशन कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह के हर एक सेल के हर एक ऑर्गेनेली के फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन एक सेल को जो है ना, एक सेल प्रॉपर सेल को बनाते हैं, ठीक हो गया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये है कि ये जो सेल है इनके अंदर एक स्पेशल लेबर की मिसाल हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक दुकान है, कोई भी दुकान ले लें आप, ठीक है। उसके ऊपर एक मैनेजर होता है, एक कैशियर आप कह लें होता है, ठीक है, और जो मैनेज करता है दुकान को, और दुकान पे सेलमैन्स होते हैं, तो वो मिल के एक पूरी दुकान बनाते हैं। इसी तरह जो सेल है वो एक दुकान है, उसके अंदर ढेर सारी ऑर्गेनेलीज हैं, वो अपना काम करती हैं, तभी वो दुकान चलती है, यानी तभी वो सेल वर्क करता है। इन द केस ऑफ प्रोक्रियोट के केस में, प्रोक्रियोट्स कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रोक्रियोट होते हैं। प्रोक्रियोट वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और यूक्रियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। प्रोक्रियोट का मतलब ये होता है प्रोकैरियोट, कैरियोस का लफ्ज़ जो है वो न्यूक्लियस से होता है, और प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक हो गया। जैसे प्रो जो होता है, क्या कहते हैं, प्रो वर्क, जब कोई एक्सरसाइज करने जाता है तो वो कहता है प्रो वर्कआउट, और पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्रो जो होता है या प्री जो होता है उसका मतलब होता है पहले। तो प्रोक्रियोट्स जो होते हैं उनको हम कह देंगे कि ये वो वाले जानदार हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं था, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक हो गया, या मोस्ट ऑफ द वायरसेस, ये प्रोक्रियोट्स में आता है। वैसे वायरसेस को हम जानदार और गैर जानदार दोनों समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जब अटैक करता है तो जानदार हो जाता है, नहीं तो वो बगैर जानदार होता है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूक्रियोट्स होते हैं, जिनकी मिसाल मैं क्या दूँ आपको, हाँ, जैसे हमारे पास अमीबा होता है, ठीक है, आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, वो हमारे पास यूक्रियोट होता है। ये वो कहना क्या चाह रहा है,
प्रोक्रियोट, और ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर, ये याद रखना, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट और इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। जो प्रोटिस्ट होते हैं और प्रोक्रियोट्स होते हैं वो सिंगल सेल यानी एक ही सेल पे उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। इन केस ऑफ फंजाई, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ द सेल। मतलब ये हमारे पास जब 100 मिलियन होता है तो 1 ट्रिलियन बनता है, तो ये ट्रिलियन ऑफ द सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलके हमारे पास एनिमल, प्लांट वगैरह का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया वो बेचारा एक ही सेल होता है, ठीक है, या अमीबा जो होता है वो एक ही सेल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद टिश्यू लेवल पे हम आ जाते हैं। टिश्यू लेवल पे मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। असल में मैं स्किप भी नहीं चीज़ों को करना चाहता, और इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी अच्छा करना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक हो गया। अब टिश्यू लेवल नंबर 4 है। टिश्यू लेवल आ गया द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल। जो हमारे पास सिमिलर किस्म के एक जैसे सेल होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू ग्रुपों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन्होंने ग्रुपिंग कर ली, आपस में मिल गए हैं, ठीक है, और ये क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे, ठीक है। वी कैन डिफाइन द टिश्यू एज अ सिमिलर सेल स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। एक जो टिश्यू हमारे पास ढेर सारे सेल से मिलके हमारे पास बना है, उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एक मखसूस फंक्शन होगा उस चीज़ का, उस टिश्यू का, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ईच सेल इन द टिश्यू हैज़ इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। हर जो एक टिश्यू है ना, उसके अंदर जो एक सेल को हम लेंगे ना, इस एक सेल को मैं बड़ा करके दिखा दूँ, एक सेल होगा ना, इसका सारे फंक्शन अपने होंगे। ये अपनी रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहा होगा, ठीक है, अपनी एनर्जी बना रहा होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन एनर्जी के लिए होती है, पावर जनरेट करने के लिए होती है। अपना प्रोटीन बना रहा होता है, ठीक है, ताकि वो DNA वगैरह जो भी उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन कर सके, अपनी शेप को मेंटेन कर सके, ठीक है, इसलिए वो प्रोटीन बना रहा होता है, ठीक है, अपने काम वो खुद कर रहा होता है। बट इट also carries on some of the special processes related to the function of the tissue। लेकिन ये सारे आपस में मिल के एक मखसूस ऐसा काम करते हैं कि वो टिश्यू का एक कंबाइन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे 100 बंदे इधर से आके ज़ोर लगाएंगे, ठीक है, इस दीवार पे, तो ये दीवार गिर जाएगी। ये सब ने अपना काम किया, लेकिन सब अपने घर, ये जो जितने भी मज़दूर हैं अपने घर से जाके खाएंगे, अपना काम खुद करेंगे, लेकिन इस जगह पे आके उनका काम है इस दीवार को गिराना। इसी तरह टिश्यू जो है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक ही फंक्शन होता है, लेकिन वो सारे मिल कर सेल काम करते हैं, तब वो टिश्यू बनता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ लाइक एपिडर्मल टिश्यू। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास वाटर लॉस होता है उससे बचा रहा होता है। पत्तों के ऊपर एपिडर्मल टिश्यू होता है जो हमारे पास जो वाटर लॉस है उससे हमें प्रिवेंट कर रहा होता है, यानी बचा रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड टिश्यू होता है हमारे पास प्लांट्स के अंदर, ये भी एक टिश्यू की टाइप है, ग्राउंड में, ज़मीन में। अच्छा, एनिमल टिश्यू आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स। नर्वस टिश्यू, जो दिमाग का जो टिश्यू होगा, ठीक है, उसको हम नर्वस टिश्यू कहेंगे। मतलब हमारी याददाश्त, हमारा गुस्सा, सोना, जागना, नर्वस टिश्यू जो है ना इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। हमारी खुशी को, कोई भी इस तरह के इमोशंस हैं, हमारी मेमोरी को, हमने कब जागना है, कब सोना है, कब हंसना है, हाथों को कैसे मूव करना है, कुछ भी ये नर्वस टिश्यू कर रहा है, ठीक है। मसल हमारे जो ये मसल्स होते हैं पुट्ठे, इनको हम मसल कहते हैं, ठीक है। हमारे हाथों की मूवमेंट मसल का एक टिश्यू होता है, ठीक हो गया। जैसे हमारे कार्डियक मसल होते हैं, दिल के पुट्ठे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे जो होते हैं मसल और कहाँ पे होते हैं हमारे, उसके बाद हमारे पास कार्डियक मसल होते हैं, और दूसरे हमारे पास मायोसाइट्स होते हैं। ये हमारे जो डोलों के मसल होते हैं उनको हम मायोसाइट्स के नाम से कहते हैं, इन्हें कार्डियोसाइट्स कहते हैं। और एक और किस्म के मसल होते हैं उन्हें स्मूथ मसल कहते हैं, स्मूथ मसल। ये हमारे जो मैदे वगैरह है उधर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मसल की 3 इकसाम होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक यूनिट। समझ आ गया। वो कहता है ढेर सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर फंक्शन एंड दीज फंक्शन आर कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। एक टिश्यू जो होता है वो अपने अपने काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये टिश्यू जो होते हैं आपस में मिलते हैं और एक ऑर्गन बन जाता है। जैसे हमारे पास जो मैदा है, स्टमक जो जिसे हम कहते हैं, वो हमारा जो है ना एक ऑर्गन है, ठीक है। इज स्पेशलाइज फॉर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। अब मैदे के हम देखेंगे 2 काम हैं। एक तो हम जो खाना खाते हैं वो जाके वहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ पे जाके जमा होता है, वहाँ पे पड़ा रहता है। और दूसरा जो है वो हमारी खुराक जो है वो हज़म भी मैदे के अंदर होती है, ओके। तो अब हम आगे जाते हैं 2 मेजर टाइप्स ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन द। इसमें वो कहता है 2 किस्म के टिश्यू हैं मैदा 2 किस्म के टिश्यू से मिलकर बना है। एपिथेलियल टिश्यू होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। जो हमारे पास ग्लैंड होते हैं इनको हम गदूद कहते हैं। इनका एक डॉक्टर भी होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, उसको कहते हैं।
टिश्यू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक का मतलब होता है मैदा, ठीक है। जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होगा वो मैदे का डॉक्टर होगा। तो गैस्ट्रिक जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा उसको हम कहेंगे ये चीज़ मैदे के साथ, हमारे स्टमक के साथ रिलेटेड है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, जो मैदे के अंदर से जूस निकलता है जिसमें HCl होता है, जो हम जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये बड़ा तेज़ाब होता है, मैदे से तेज़ाब निकलता है और हमारी खुराक जो है वो हमारी हज़म होती है। फॉर प्रोटीन्स के लिए ये निकल रहा होता है। अच्छा, जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म द कंट्रैक्शन, जैसे हम खाना खाएंगे, जो हमारा खाना हमारे मैदे के अंदर आ जाएगा तो मसल उसके अंदर उसको ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और जो उसके अंदर फूड प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो छोटा छोटा उसकी चर्निंग हो जाएगी। हम इस प्रोसेस को कहेंगे चर्निंग, ओके। मतलब वो मिक्स हो जाएगा सारा फूड और उसमें जो गैस्ट्रिक जूस था वो आपस में मिक्स होगा तो खुराक हमारी हजम हो जाएगी। सो टू टिश्यू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, दो जो टिश्यू होते हैं अपने स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। और ये स्टमक का जो है ना मिलके जो दो हैं, एक जूस खारिज करेगा और जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो जूस खारिज कर रहा होगा और जो मॉलिक्यूलर टिश्यू होगा वो कंट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, सॉरी मसल, मैंने आपको बताया स्मूथ मसल हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपने काम कर रहा होगा और मिलके ये हमारे पास खुराक को जज़ब कर रहा होगा, खुराक को हजम कर रहा होगा, खुराक को स्टोर कर रहा होगा, ओके। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। उससे आगे हमारे पास जो है ऑर्गन सिस्टम होता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्मिंग देयर रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन जो है हमारे मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, सिंपल बात है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म अपीयर एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। वो कहता है जो भी हमारे पास, जैसे हमने कहा था टिश्यू के जो जो होंगे फंक्शन होंगे वही हमारे पास टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे थे। ऑर्गन से आगे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होगा, तो जो भी ऑर्गन के काम होंगे वो आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो सारे इनका एक एक ऑर्गन का अपना अपना काम होगा और ऑर्गन सिस्टम के वो सारे काम होंगे जिससे मिलकर वो बना है, जिन जिन ऑर्गन से मिलकर वो बना है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हमारा जो है इनहज़ाम कहते हैं ना, अच्छा, इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो हमारा स्टमक है, हमारा मैदा है, जब हम खाना खाएंगे तो वो जो हमारा हज़म होगा वो एक सिस्टम है। उसमें सिर्फ मैदा नहीं है, उसमें सिर्फ हमारा मैदा नहीं है, उसके अंदर हमारा मुंह भी है, उसके अंदर हमारा क्या कहते हैं एसोफेगस है, उसके बाद हमारा स्टमक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम GIT भी कहते हैं, इसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। तो ये हमारा GIT है या हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसको हम कहेंगे, ओके। द मेजर ऑर्गन इन द फ्रेमवर्क ओरल कैविटी, मुंह से स्टार्ट होगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, ये हमारे पास ये निज़ाम इन्हज़ाम का हिस्सा है। अच्छा, ये हम खाना खाएंगे पहले उसको चबाएंगे ओरल कैविटी में, ये उसका फंक्शन होगा चबाना, और उसके अंदर हम जो स्लाइवा यानी जो थूक होती है उसको ऐड करेंगे ताकि वो जो है वो जो खुराक है वो नरम हो जाए, हमारे गले से गुजर जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टमक आता है, उसका पता है आपने, स्टोर भी करता है और जूसेस भी खारिज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, ये हमारे पास जो खुराक हमने खाई है उसमें प्रोटीन उनको छोटा छोटा करके खून के अंदर ले जाएगा, मतलब अब्जॉर्प्शन करवाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, जितना भी हम पानी पीते हैं, जो खुराक खाते हैं उसमें पानी पीते हैं, वो सारा का सारा जज़ब होके खून में चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। इसका काम अब्जॉर्प्शन होता है। लीवर अपना बाइल खारिज कर रहा होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस खारिज कर रहा होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को हमारे पास जो है डिग्रेड कर रहे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल हमने रोटी खाई है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाज जो है हमारा वो निकालेगा पैंक्रियाटिक जूस और उसकी वजह से रोटी हजम हो जाएगी। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये सब की सब चीज़ें डाइजेशन में हमारी मदद कर रही हैं, ठीक हो गया। आगे हम इस जल्दी इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, तो ऑर्गन, ये हमारे पास ऑर्गन लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट। जो ऑर्गन लेवल है वो हमारे पास प्लांट में थोड़ा होता है, रूट सिस्टम होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। जानदारों में कितने ज़्यादा सिस्टम है, हमारा ब्रेन का एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरह के हमारे ढेर सारे सिस्टम हैं, ठीक है। लेकिन पौधे जो हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, पत्ते, डालियाँ, ये चीज़ें, तना वगैरह, तो वो इतना ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट। मैंने आपको पहले ये बात बता दी है। उसके बाद अब मैं इधर आ जाता हूँ इंडिविजुअल लेवल, एक जानदार का लेवल। जैसे हम इंसान हैं, एक इंसान है हमारे अंदर, और हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, पहले हम सेल वगैरह से मिलके सबसे पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर हमारे पास एटम आएगा,
यानी सब एटॉमिक लेवल आएगा, एटॉमिक लेवल आएगा, फिर एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल से हमारे पास फिर एक एटम एक सेल बन जाए, सेल ऑर्गेनलीज बन जाएंगी, ऑर्गेनलीज से हमारे पास ऑर्गन यानी ऑर्गन नहीं बनता, हमारे पास सेल बन जाएगा, सेल के बाद हमारे पास टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद इंडिविजुअल। हम छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट मैं असल में आपको जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं रीड जो ऐसे कर रहा हूँ, बट मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। असल में मैं आपको ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो जो है लंबी हो रही है, तो मैं साथ साथ ये भी माइंड में सोच रहा हूँ कि मैं इसको छोटी वीडियो बनाऊँ, बट आप अगर मेरी वीडियो को एक दफ़ा सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें याद रहेंगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू सो मच। तो मैं आगे आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी इन ऑर्गेनिज्म, और जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं वीडियो को। इन ऑर्गेनिज्म फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ इन वेरियस और ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम और कोऑर्डिनेटेड। वो कहता है कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है तरतीब दी होती हैं, सारे जो हमारे फंक्शन है ना, या हमारे सारे जो काम हो रहे हैं जिस्म में, वो आपस में तरतीब के साथ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन इज एंगेज इन अ कंटिन्यूस हार्ड एक्सरसाइज, नॉट ओनली द मसल्स आर वर्किंग बट ऑल्सो देयर इज इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट बीट। वो कहता है कोई इंसान जब कोई एक्सरसाइज, कोई वर्जिश कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको सांस नहीं चढ़ता, ठीक है, या उसके कोई चीज़ उठा के ले जा रहा है तो सिर्फ उसके मसल नहीं काम कर रहे, बल्कि ना जब वो उठा के जा रहा है तो उसको ताकत की ज़रूरत है, तो ताकत जो है उसकी हमें सांस चढ़ने लग जाता है, क्योंकि सांस इसलिए चढ़ता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सेल को चाहिए होती है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना सके। जो भी हम खाना खाते हैं, प्रोटीन वगैरह, उसको ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, वो ये जो खुराक है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी एटीपी होगी, इसी को इस्तेमाल करके हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम हाथ हिला सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है, जब हम कोई काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमारा सांस तेज़ होगा, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ज़्यादा जाएगा, दिल भी जो है ज़ोर से धड़केगा, तो खून जो है तेज़ी से गर्दिश करेगा, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ खून ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, ठीक है। हमने फेफड़ों में सांस लिया, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो खून के अंदर चला गया, और खून जो है वो दिल उसको पंप कर रहा है, तो वो जो है खून जो है जल्दी जल्दी हमारे मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाएगा, और इस तरह हम जो है ना अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा कर लेंगे। दिस accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscle which need continuous work। क्यों कहते हैं हमारे मसल क्योंकि काम कर रहे हैं, हमारे पुट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है या फूड की ज़रूरत है। वैसे इधर एनर्जी आना चाहिए था, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमारे जो है ना हार्ट बीट तेज़ हो गया, रिस्पायरेशन तेज़ हो गया। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे। पॉपुलेशन लेवल बिल्कुल सिंपल है, ढेर सारे जो हमारे पास होते हैं इंडिविजुअल्स मिल के आपस में लेकिन एक किस्म के होते हैं। अगर इंसान है तो सिर्फ इंसानों की बात करेंगे, ठीक है। जानवर में अगर हमारे पास लाइन है तो सिर्फ लाइंस की बात करेंगे, उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज़ टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग द नंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। एक ही किस्म के जानदार हैं और एक ही किस्म के मस्कन में रह रहे हैं। इधर उसने स्पीशीज़ की डेफिनेशन और हैबिटेट की डेफिनेशन बता दी है। हैबिटेट सिंपल किसी के घर को, मस्कन को कहते हैं, ठीक है। हैबिटेट मींस द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट विच ऑर्गेनिज्म लिव। जहाँ पे एक जानदार रहता है उसको हम हैबिटेट, उसका घर, उसका मस्कन कहेंगे, ठीक है, मस्कन कहेंगे, ठीक है। और स्पीशी एक जानदार को कहेंगे। इट्स डिफाइन एज अ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो कहता है स्पीशी, हम उसको कहते हैं कि वो आपस में जो है इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब दो स्पीशी हैं, एक मेल होगा एक फ़ीमेल होगी, ठीक है, ये आपस में इंटरमिंगलिंग करेंगे तो हमारे पास जो है इसके नतीजे में हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऑफस्प्रिंग, हमें बच्चा मिल जाएगा, ठीक है, बेबी मिल जाएगा, और ये भी बड़ा होके अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है। इसको हम स्पीशी कहेंगे। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया आसान से। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये आ गई हमारे पास, क्या है कि सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, सेम जगह पे रह रहे होंगे और सेम टाइम में रह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, इंसानों की ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान में 2010 में 173 यानी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स रह रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम कम्युनिटी लेवल पे आ जाते हैं। कम्युनिटी लेवल पे हम जल्दी जल्दी इसको बस थोड़ा सा रह गया। कम्युनिटी लेवल इज़ असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जब हम ढेर सारी पॉपुलेशंस को आपस में मिला लेते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है, हमारे पास कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिंग
interacting with one another within the same environment. Forest is considered as a community. It includes different plants, microorganism, fungi, animals. वो कहता है जंगल जो है जो जंगल है वो भी हम उसको भी कम्युनिटी के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर देखें हमारे पास फाख्ता होगी, गुलहरी होगी और लाइन की स्पीशीज़ होंगी, ये सारी स्पीशीज़ आपस में मिल के रह रही हैं, प्लांट्स भी होंगे, तो एक कम्युनिटी बन गई है। कम्युनिटीज़ आर कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म, इनमें हमारे पास सारे जानदार मिल के रहते हैं। इन विच वन ऑफ द तो हम पढ़ रहे थे, मेरी वीडियो बंद हो गई थी, सॉरी। हम असल में पढ़ रहे थे कम्युनिटी के बारे में। मैंने आपको बताया जब ढेर सारी पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं तो कम्युनिटी बन जाती है। जैसे जंगल है, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही होती हैं, तो वो मिल के हमारे पास एक कम्युनिटी बना रही होती हैं। अच्छा, ये वाला पैरा मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है, उनका मजमूआ है। इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ एंड अदर में डिक्रीज़। एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और दूसरी जो है डिक्रीज़ होती है। वो कैसे? एक हमारे पास भेड़ है, वो रह रही है जंगल में, ठीक है, ऊपर से आया शेर, ये भेड़ रह रही है जंगल में, ऊपर से आया शेर इस भेड़ को खा गया, तो शेर तो मोटा ताज़ा हो रहा है लेकिन भेड़ बेचारी मर रही है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पाउंड कम्युनिटी। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो कम्प्लेक्स हैं, जैसे जंगल में हमारे पास शेर होगा, लोमड़ियाँ होंगी, गीदड़ होंगे, जो भी आप समझें, भेड़ें होंगी, बफलोज़ होंगी, इस तरह की ढेर सारी पॉपुलेशन होंगी। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास सिंपल होती हैं, ठीक है। जैसे कि उसने सिंपल की फालन लोग बताया, मतलब एक लकड़ी की कोई गली सड़ी एक चीज़ ले लें, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास दीमक, टर्माइट, मैंने इधर लिखा भी था तो वीडियो बंद हो गई थी, दीमक वगैरह हमारे पास होता है, तो ये रह रहे होते हैं, इनकी पॉपुलेशन। अच्छा, छोटी कम्युनिटी होगी ना, छोटी, तो उधर स्पीसीज भी कम होंगी, ठीक है। वो उसी ने कहा, इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड नंबर होगा, पॉपुलेशन भी लिमिटेड होगी। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एट एबायोटिक फैक्टर में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। कुछ भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर में हम चेंज करेंगे तो बहुत ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास असरात होंगे। जैसे कि हमारा एबायोटिक में अगर हमारे पास पानी होता है, अगर पानी कम हो जाए, कहत आ जाए, तो प्यासे जानवर मर जाएंगे, ठीक है। बायोटिक में हमारे पास शेर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो शेर भेड़ें खा जाएंगे, तब भी जो है जो जानवर हैं मर जाएंगे। उसके बाद बायोस्फीयर सिंपल, हम ये जो ज़मीन होती है वो गोल होती है, उसका एक हिस्सा अगर हम ज़मीन का ले लें तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। द पार्ट ऑफ आर inhabited by organism communities is known as biosphere। तो बायोस्फीयर कहते हैं एक ज़मीन का एक हिस्सा जहाँ पे हम जानदार ले रहे हैं, उसमें हमारे पास फॉरेस्ट भी आ जाएगा, पाउंड्स भी आ जाएंगे, रिवर जिनमें मछलियाँ वगैरह होंगी, डॉल्फिन, फिशेस, हमारे पास केकड़े, सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो ज़मीन का एक हिस्सा ले लेते हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये बायोस्फीयर है। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम, इसमें सारे इकोसिस्टम होते हैं। एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम उसी को कहते हैं जहाँ जानदार और बगैर मतलब बेजान चीज़ें दोनों मौजूद हों और आपस में वो इंटरेक्ट करती हों, ठीक है। एंड इज़ आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसको कहते हैं ये ज़िंदगी का जो है जोन है, ठीक है। जोन कहते हैं एक इलाका है जहाँ पे ज़िंदगी रहती है, जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, ये ज़िंदगी का एक जोन है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो हमारी ये जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।